हमने स्टमक की और एसोफेगस की कुछ डिसीज़ के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम जो स्टमक की कुछ रह गई हैं डिसीज़ेज़ उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ड्यूोडेनम के बारे में देखते हैं, ठीक है। ड्यूोडेनम में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो है गैस्ट्राइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा। गैस्ट्राइटिस में कॉजेज़ कौन सी होंगी? एक्यूट कॉजेज़ हो सकती हैं और क्रोनिक कॉजेज़ हो सकती हैं। एक्यूट कॉजेज़ में कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि एस्पिरिन, एनसिड इंटेक, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल, आयरन सप्लीमेंट्स, स्ट्रेस, स्ट्रेस अल्सर्स जिनको कर्लिंग अल्सर भी बोला जाता है, बर्न की वजह से होते हैं। ये उसकी एक्यूट कॉजेज़ हैं। क्रोनिक कॉजेज़ में कौन सी आ जाएंगी? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है ना, जिसको एच पाइलोरी के नाम से भी बहुत कॉमनली जाना जाता है। उसकी अगर इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एक एनीमिया होता है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कौन सा फैक्टर होता है? जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम विटामिन B12 अगर ओरली इंटेक कर रहे हैं तो उसको हमारे सर्कुलेशन तक पहुंचाना, यानी कि हमारी गट से हमारे सर्कुलेशन तक पहुंचाने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है पर्नीशियस एनीमिया में कि इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगी। उसके बाद हम चाहे विटामिन B12 को इंटेक करें, ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से फिर क्या होगा? वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से फिर क्या होगा? एनीमिया होगा। अदर सिस्टेमिक एंड जीआई डिजीजेस, क्लियर है। उसके बाद PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो इंटरनल मिकोज़ा है उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, उस जगह पे क्या बन जाएगा? अल्सर बन जाएगा, ठीक है। जो पेप्टिक अल्सर है वो दो तरह का हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है या ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम, उसमें होगा फर्स्ट और सेकंड। अपना माइक बंद रखें। उसके बाद क्या होगा? पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ये कैसे ग्रो करता है। फोकल गैस्ट्रिक और रीजनल मिकोजा। क्या होगा कि फोकल छोटे छोटे डिस्क्रीट डिफेक्ट होंगे किस जगह पे? गैस्ट्रिक और एंड ड्यूडिनल मिकोजा, यानी कि स्टमक और ड्यूडिनम के मिकोजा में डिफेक्ट होंगे। ड्यूडिनल अल्सर्स आर मोर कॉमन देन द गैस्ट्रिक अल्सर्स। जो ड्यूडिनम के अल्सर्स हैं वो ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना। क्योंकि गैस्ट्रिक में क्या होता है कि जब गैस्ट्रिक के अंदर जिस वक्त वो एसिड की प्रोडक्शन होती है तो उस चीज़ से स्टमक को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है, मिकोजा की वजह से होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। लेकिन वही एसिड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा एसिडिटी की वजह से अगर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और उस वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वो उस तरह की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो नहीं होती, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट के अंदर जब उस तरह की कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी तो उस जगह पे जो अल्सर के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये उसी वक्त होगा जिस वक्त एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ड्यूटेनल अल्सर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि ये कब होंगे? जिस वक्त ओवर प्रोडक्शन होगी गैस्ट्रिक एसिड की, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इन द फर्स्ट पार्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है उस जगह पे होते हैं मोस्ट कॉमनली ड्यूटेनल अल्सर्स होते हैं, क्योंकि उसके आगे फिर क्या आ रहा होता है? बाइल आ रहा होता है और पेंक्रियाज की सिक्रीशंस आ रही होती हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। सेकेंड पार्ट में अम्पुला ऑफ वाटर ओपन हो रहा होता है। जिस वक्त अम्पुला ऑफ वाटर ओपन होगा उसमें जो सिक्रीशंस होती हैं बाइल और पेंक्रियाज की सिक्रीशंस वो क्या करेंगी? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगी और एसिड के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता। जब नहीं होगा तो उस जगह के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है।
गैस्ट्रिक अल्सर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रप्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल बॉर्डर, यानी कि इसमें क्या होगा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होगा अगर वो डिस्टर्ब होगा तो उस वक्त गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? एटियोलॉजी और एसोसिएशंस, यानी कि कौन सी काजेज़ हैं या किस चीज़ के साथ ये जो अल्सर हैं ये एसोसिएटेड होते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। अगर एच पाइलोरिक इन्फेक्शन होगी तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होंगे। एस्प्रिन एंड एनसिड्स की वजह से चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? बिकॉज दे रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोटेक्टिव फॉर द मिकोजल लाइनिंग्स, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो मिकोजल लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और एनसिड और एस्प्रिन क्या करती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। उसके बाद स्मोकिंग, कैफीन, अल्कोहल कंजप्शन, ये चीज़ें अगर लेंगे तो इन सब चीज़ों में कैफीन होगी, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। एसिड की प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होगी, यानी कि दो चीज़ें बैलेंस में रखनी होती हैं, एक जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो गैस्ट्रिक लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरा एसिड। अगर एसिड इंक्रीज़ होगा तब भी मुकोजा डैमेज होगा। अगर उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो वीक होगी या कमज़ोर होगी, ठीक है ना, उस वक्त भी मुकोजा डैमेज होगा। उसके अलावा कौन सा है, स्ट्रेस इन क्रिटिकल इल पेशेंट, ठीक है ना। क्रिटिकली इल पेशेंट जो होंगे उनके अंदर, उसके अलावा जो बर्न के पेशेंट होते हैं उनके अंदर कर्लिंग अल्सर्स बन जाते हैं। उसके अलावा प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड इंटेक, यानी कि अगर लंबे अरसे तक स्टीरॉयड्स का यूज़ किया जाए। स्टीरॉयड्स भी क्या करते हैं, वही सेम चीज़ इन्होंने भी करनी है कि इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देना है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जब प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो वीक हो जाएगा। जब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वीक हो जाएगा तो इजीली क्या काज करवा सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। उसके अलावा ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम और गैस्ट्रिनोमा, यानी कि ये पेंक्रियाज का एक ट्यूमर है, ठीक है। उधर एक ट्यूमर बनता है जिसका नाम है गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिनोमा से गैस्ट्रीन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। यानी कि ये ओवर प्रोड्यूस करेगा किस चीज़ को, गैस्ट्रीन को। और गैस्ट्रीन जब ओवर प्रोड्यूस होगी तो उसने क्या काम करवाना है, उसने एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। जब एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा कि प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और एसिड में जब इम्बैलेंस होगा तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, पीरियोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, यानी कि जो एपिगैस्ट्रियम है, ठीक है, उस जगह पे पीरियोडिकली पेन होगी। एग्जेजरेटेड बाय द ईटिंग, यानी कि जो स्टमक में जो अल्सर होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि अगर हम कोई चीज़ खाएंगे तो खाने के फ़ौरन बाद फिर दर्द होगी। ये दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर खाने के बाद दर्द हो रही है तो कौन सा होगा, अगर खाने से भूख लगी हुई है उस वक्त कोई दर्द हो रही है तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसके अलावा खाने के बाद इसमें दर्द होगी गैस्ट्रिक अल्सर में, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस होगा, उसके अलावा अनीमिया होगा, ठीक है। उसके अलावा हिमेटमेसिस या और मलीना। हिमेटमेसिस होता है ब्लड इन द वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग में अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हिमेटमेसिस का नाम देंगे। एंड मलीना, मलीना होता है कि अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, अगर स्टूल में ब्लड पास हो रहा है तो उसको मलीना का नाम देंगे। उसके बाद है सर जी जी, सर बच्चों में भी सेम सिम्टम्स ऐसे शो होंगे? आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ कि बच्चों में भी ऐसे सेम सिम्टम्स होंगे? नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। अपना माइक ऑफ कर दें, ये आवाज़ आ रही है अजीब सी। ड्यूडिनल अल्सर में क्या होगा, पीरियोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। इसमें भी पीरियोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, रिलीव्ड बाय ईटिंग। वो खाने के बाद होती है, यानी कि अगर भूख लगी है, खाना खाया है तो खाने के बाद दर्द, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगी एपिगैस्ट्रिक एरिया में, ठीक है। उसको हम, हमारे लिए एक हॉलमार्क होगा, हमारे लिए एक बहुत ही इजी डायग्नोसिस होगी कि वो किस वजह से हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से। अगर खाने के बाद पेट में दर्द है और खाने के बाद वो दर्द रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, रिलीव हो जाती है, ठीक है ना, तो वो कौन सा मोस्ट प्रोबेबली अल्सर होगा, ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है। इसमें क्या होगा, नो वेट
लॉस, इसमें वेट लॉस नहीं होगा। हेमेटोमेसिस और मेलिना वही सेम चीज़, अगर ब्लड वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है और स्टूल के अंदर ब्लड आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी फॉर व्यूइंग एंड बायोप्सी, डिटेक्शन ऑफ एच पाइलोरी, इसमें एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करेंगे जिसको क्लो टेस्ट भी बोलते हैं, CLO टेस्ट यानी कि रैपिड यूरिएज टेस्ट। ये क्या करेगा, यूरिया को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। जब यूरिया को ब्रेक डाउन करेगा तो उस टेस्ट का नाम है रैपिड यूरिएज टेस्ट। ये भी एच पाइलोरी की डिटेक्शन के लिए करते हैं। उसके अलावा C13 लेबल्ड यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, एक C13 लेबल्ड यूरिया हम पेशेंट के अंदर यानी कि उसको देंगे, और जिस वक्त अगर तो उसके स्टमक के अंदर एच पाइलोरी मौजूद है तो वो उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन उसकी स्टार्ट करवा देगा। और जब ब्रेक डाउन स्टार्ट करवाएगा तो उसकी ब्रेथ के अंदर हम फिर काउंट करेंगे कि हाँ जी इसकी यूरिएज एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद स्टूल एंटीजन टेस्ट, उसके अलावा हम स्टूल के अंदर एच पाइलोरी के एंटीजन को टेस्ट कर लेंगे। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बायोप्सी स्पेसिमेन, उसके अलावा हिस्टोलॉजिकली हम उस स्पेसिमेन को चेक करेंगे जो कि ड्यूरिंग एंडोस्कोपी एक स्पेसिमेन दिया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या आ सकती हैं, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से हेमेटोमेसिस हो सकता है, मेलिना हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा परफोरेशन का मतलब है कि सुराख हो जाना, ठीक है, परफोरेट कर जाना। अब स्टमक भी परफोरेट कर सकता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी परफोरेट कर सकती है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है, यानी कि GOO गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो स्टमक का आउटलेट है उसकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से। उसके अलावा रिकरेंट अल्सरेशन, और उसके अलावा यानी कि एक दफ़ा अल्सर हुआ है उसको ट्रीट किया है उसके बाद दोबारा भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी जो मेन कॉज है उसको ट्रीट ना किया जाए। मेडिकल मैनेजमेंट इसमें हम क्या करेंगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और PPIs, H2 ब्लॉकर्स एंड एंटासिड्स, यानी कि इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे देंगे, H2 ब्लॉकर्स दे देंगे और एंटासिड्स दे देंगे। फार्मा पड़ी हुई है ना? हेलो, जी सर। फार्मा पड़ी हुई है ना, पता है ना ये ग्रुप कौन से हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सा है, H2 ब्लॉकर कौन सा है। यस सर। उसके बाद मैनेजमेंट में और क्या करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी इज डन बाय ट्रिपल थेरेपी। जो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होगी उसको हम ट्रिपल थेरेपी की वजह से ट्रिपल थेरेपी के साथ उसको ट्रीट करेंगे। उसमें 2 एंटीबायोटिक होंगी और एक PKI ऐड करेंगे, ठीक है। 2 एंटीबायोटिक में कौन कौन सी हो सकती है, एक तो अमोक्सिसिलिन होगी ही होगी विद क्लैरिथ्रोमाइसिन, यानी कि ये एक मैक्रोलाइड है, और मेट्रोनाइडाजोल। इन दोनों में से कोई एक साथ में ऐड करेंगे और साथ में एक PPI, ठीक है। ये 3 ड्रग्स हम इकट्ठी देंगे, ट्रिपल थेरेपी फॉर 14 डेज। एच पाइलोरी की इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ट्रिपल थेरेपी यूज़ करेंगे। उसमें कौन कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोक्सिसिलिन विद क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, यानी कि क्लैरिथ्रो और मेट्रोनिडाजोल में से कोई एक अमोक्सिसिलिन हो सकती है, और साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में मेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ठीक है ना, ये वाली आ जाएंगी। इंडिकेशंस फॉर सर्जरी, कौन सी इंडिकेशंस हैं, अगर परफोरेशन हो जाए, ठीक है, देन इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा अगर आपके एब्डोमेन में फैल गए तो आपको इंस्टेंटली सेप्सिस हो जाएगा, सेप्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं, इन्फेक्शन फैल जाएगा। उसके बाद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से, नॉन हीलिंग अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड ब्लीडिंग अल्सर्स हो सकते हैं। इन कंडीशंस में क्या करेंगे, सर्जरी करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर परफोरेशन हो गई है तो परफोरेशन को क्या कहते हैं कि उसको रिपेयर करेंगे, और जो इन्फेक्शन फैली है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको सर्जिकली ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्टेनोसिस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो नॉन हीलिंग अल्सर है उसको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग अल्सर्स जो हैं उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक बहुत है या ख़त्म करते हैं? सर और करवा दें। जी करवा दें। करवा दें, ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। क्लासिफिकेशन में इसमें दो तरह के कार्सिनोमाज आएंगे। जो मेन है, एक तो एडिनो कार्सिनोमा है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन है 95%, ये कभी नहीं भूलना। मोस्ट कॉमन जो कैंसर है, ये कार्सिनोमा है स्टमक का, वो कौन सा है? एडिनो कार्सिनोमा। उसके बाद गैस्ट्रिक लिम्फोमा, और साथ में जो और आपने ऐड करना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा है? एडिनो कार्सिनोमा। एटियोलॉजी और एसोसिएशन, यानी कि कौन सी उसकी कॉज है और किन चीज़ों के साथ वो हो सकता है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। स्मोक्ड फूड जिसमें नाइट्रोसामाइन, ठीक है ना, स्मोक्ड फूड अगर कोई ले रहे हैं, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस चल रहा है एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और उसको ट्रीट नहीं किया गया, बस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत दवाई ले ली और बस ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका ना किया जाए तो उसके अंदर कार्सिनोमा डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। परनीशियस अनीमिया, ठीक है, एंड पेप्टिक अल्सर सर्जरी, ये वाली जो चीज़ें हैं ये एसोसिएट। माइक ऑफ करें अपना, और ये कैमरा भी ऑफ करें। अपना कैमरा ऑफ करें। चलें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। डिस्पेप्सिया, ठीक है, जिसको हम आम लेमैन टर्म में बदहज़मी का नाम देते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा में क्या होगा? डिस्पेप्सिया होगा, जर्नल मैलेज यानी कि बॉडी एक होगा, बंदा थोड़ा खुद को बीमार फील करेगा, ठीक है, बॉडी जैसे तंदुरुस्त नहीं होती जिस तरह की फीलिंग होती है। एनोरेक्सिया एंड एनीमिया, भूख की कमी होगी, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। उसके अलावा क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा, यानी कि एचबी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्फेजिया एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्फेजिया होगा यानी कि अनएबल टू ईट, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। हेपेटोमेगैली एंड एसाइटिस इन एडवांस स्टेजेस, अगर जो कार्सिनोमा है वो मेटास्टेसाइज कर जाए, देन इन दोज कंडीशंस देयर विल बी हेपेटोमेगैली, यानी कि लिवर का साइज बढ़ जाएगा, एंड एसाइटिस यानी कि एब्डोमेन के ऊपर क्या होगा? एडिमा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशंस में क्या आएगा? अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे एंड बायोप्सी, ठीक है। एंडोस्कोपी में हम क्या देखेंगे? अगर कोई हमें लीजन नज़र आ रही है तो हम उसकी बायोप्सी ले लेंगे, और बायोप्सी से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये मैलिग्नेंट तो नहीं है कहीं, ठीक है। उसके अलावा बैरियम मील देने के बाद हम क्या करेंगे? यानी कि बैरियम उसको कहेंगे ले, और उसके आई गेस 30 मिनट बाद फिर क्या करेंगे? एक्सरे लेंगे, और एक्सरे में हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। सिटी स्कैन कर सकते हैं एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड फॉर स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़, यानी कि सिटी स्कैन से और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम कैंसर की स्टेजेस का पता चला सकते हैं कि कौन सी स्टेज पे है, ठीक है। M1 M2 M3, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? रेडिकल सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। इसमें हम स्टमक का पूरा स्टमक रिमूव नहीं करेंगे, स्टमक का कुछ पोर्शन हम रहने देंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे सब टोटल में, ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी, हम टोटल स्टमक रिमूव कर देंगे और इंटेस्टाइन को डायरेक्टली किसके साथ जोड़ देंगे? एसोफेगस के साथ। उसके बाद क्या है कि रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी हैव वेरी लिमिटेड रोल एंड यूज्ड मेनली फॉर पैलिएशन। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है इसमें, ठीक है। मोस्टली इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, और पैलिएशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी और कीमो, यानी कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? पिछले के साथ। उसके बाद हम पढ़ते हैं ज़ुलिंगर एल्सन सिंड्रोम। ज़ुलिंगर एल्सन सिंड्रोम क्या चीज़ है? ट्यूमर ऑफ द पेंक्रियाज लीडिंग टू इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। इसमें पेंक्रियाज का ट्यूमर होगा,
जिसको हम गैस्ट्रिनोमा बोलते हैं। और वो गैस्ट्रिनोमा क्या करेगा, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रीन सेक्रेट करेगा, और वो गैस्ट्रीन काम क्या करती है कि एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है इनसाइड द स्टमक। ठीक है, जब स्टमक के अंदर एसिड की सेक्रेशन इंक्रीज होगी तो उससे पीयूडी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, पैरेट एसोफेगस हो सकती है, यानी कि गर्ड हो सकता है, वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Clinical features are similar to that of peptic ulcer disease, but ulcers may be present at unusual site. ठीक है, अनयूजुअल साइट पे अल्सर हो सकते हैं। सेम तरह की क्लिनिकल फीचर्स होंगे जिस तरह पेप्टिक अल्सर डिजीज की होती हैं। डायग्नोसिस एलिवेटेड गैस्ट्रीन लेवल, ठीक है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये दो हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रीन का लेवल देखेंगे, गैस्ट्रीन का लेवल अगर तो गैस्ट्रिनोमा की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है, ठीक है, तो गैस्ट्रीन का लेवल बढ़ा होगा। ठीक है, अगर गैस्ट्रीन का लेवल नहीं बढ़ा हुआ दैट मीन्स पेप्टिक अल्सर किसी और वजह से हो रहा है। अगर गैस्ट्रीन का लेवल बढ़ा हुआ है दैट मीन्स गैस्ट्रिनोमा की वजह से हो रहा है। उसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर देंगे। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर। इसमें जो ट्यूमर होगा उसकी रिसेक्शन करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। पीपीआईज फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देंगे सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, एंड ऑक्टेरियोटाइड और ऑक्टेरियोटाइड देंगे, ये स्मेटोस्टेटिन एनालॉग हैं। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन का यानी कि एंटी है, ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करता है। ये देखें इस तरह का कुछ होगा। ये तो एक है ना, क्या कहने के, कंप्यूटराइज पिक्चर है, लेकिन जस्ट आपको शो करने के लिए कि किसी का पे होगा पेंक्रियाज के ऊपर ये ट्यूमर्स होंगे, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिनोमा का। डिजिटल पिक्चर है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं।